गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले का कोई डाउट है तो कुछ भी पढ़े हैं? क्वेश्चन दिए थे आप लास्ट क्लास में? हाँ, हो गया है। नो सर। सर उसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, दोनों जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस सेल में तो वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगा जो अपोजिट एंड के पास। हाँ, वैसे ही जिम थोड़ा बहुत करना पड़ेगा हमें। सर तो उससे बन गया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि अगर ऐसा एक स्फीयर है, इस पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको अगर हम इस एक्सिस यानी कि सेंटर से इसे कट कर देते हैं, ठीक है, कट करते हैं तो हमें लग रहा है कि ये दोनों आपस में किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्टेड है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों भागते। ऐसा क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा कि ऐसे जैसे एक पार्ट है ऐसा, ठीक है, ये पहला पार्ट है, इस पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे है, और दूसरा पार्ट जो है इसको रोक के रखा है, तो दूसरा पार्ट का चार्ज कैसा दिख रहा होगा हमें? बोलो, इस पे जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो अंदर की तरफ लगना चाहिए। यस सर। ठीक है, और किधर लगेगा? सेंटर से होके जाएगा जैसे सर, कि हम मान लेते हैं प्रोजेक्टेड कि इस एक्स पे में। चार्ज अगर इस पे हम मान लेते हैं कि सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, जिसे हम Q/4πr² लिख सकते हैं अगर रेडियस r है तो। ठीक है, तो सिग्मा के टर्म में ही देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम ऐसा स्मॉल पार्ट है तो इसके बाहर यानी कि इधर की तरफ जो सरफेस पे प्रेशर लग रहा होगा बाहर हर जगह, वो कितना लग रहा होगा? P1। लास्ट क्लास देखे थे σ²/2ε0। कैसा भी कंडक्टिंग बॉडी होता है उसके जस्ट आउटसाइड में ऐसा हमें एक प्रेशर लगता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम Q के टर्म में लिखें तो सिग्मा को लिख सकते हैं Q/4πr²। तो 1/2ε0 इंटू Q/4πr² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये बाहर की तरफ फोर्स इतना लग रहा है, तो जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इस पे कुछ फोर्स लगा के अंदर खींचा होगा। ठीक है, यानी कि हम उसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी -Q0 चार्ज है लेट से, तो ये जो Q0 चार्ज है यानी कि सेकेंड पार्ट के कारण जो भी है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ कितना लग रहा होगा? सो हम्म, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, σ/4 क्या था? एप्सिलॉन, ऐसा बोल सकते हैं फिर कि फिर मल्टीप्लाई कर देंगे Q माइनस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q0 ऑन सरफेस, ठीक है, कितना होगा? Q के इंटू सिग्मा। Q0 बाई, ये हम कैपिटल आर ले रहे हैं, लिखे हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर, K Q0/r²। यस ठीक है, और अगर हम इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोल रहे हैं तो प्रेशर ड्यू टू दिस कितना होगा? प्रेशर ड्यू टू दिस चार्ज, बोलो, सिग्मा इंटू ई होगा।
क्योंकि Q होता है चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि सिग्मा इंटू ई ही लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू ई, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, के क्यू नॉट सिग्मा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ यस पे सर। दिख रहा है कि एक प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, एक प्रेशर इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, फॉर अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये जो P2 होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू P1 होना चाहिए। ठीक है, K को एप्सिलॉन नॉट के टर्म में पुट कर सकते हो, या फिर K के टर्म में ही लिख रहे हैं तो K क्यू नॉट सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई R स्क्वायर, तो Q बाई आर कैपिटल स्क्वायर क्यू। इंटू, यहाँ पे कैपिटल Q था क्या, अच्छा हाँ ठीक है, कैपिटल Q बाई 4 पाई R स्क्वायर ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा ये पहला P1 होना चाहिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई 4 पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें जो Q नॉट मिलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू Q बाई 2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि सेकेंड जो सेकेंड हाफ है उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक Q नॉट किसके बराबर होगा, Q बाई 2 के बराबर। अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन Q बाई 2 होना चाहिए, या फिर इक्वल टू Q बाई 2 होगा, तभी जाके इस पार्ट को रोक पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर सिर्फ बोले कि इस पे आउटवर्ड प्रेशर कितना लग रहा है तो आउटवर्ड प्रेशर ये नाम देंगे। इनवर्ड प्रेशर अगर हमसे पूछा जाए तो ये बोलेंगे, और बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन चार्जेस में रिलेशन क्या होना चाहिए, तो ये रिलेशन होना चाहिए, यानी कि सेकेंड पार्ट पे जितने भी चार्ज हैं उसका अगर हम इक्विवेलेंट चार्ज लिखना चाहते हैं सेंटर पे, तो चार्ज जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन Q बाई 2 होगा, तभी ये हेमिस्फेयर जो होगा इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर है, तो माइनस क्यू नॉट कहाँ से आया? हमने ये माइनस Q नॉट इसलिए ज्यूम करा है कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, दोनों पार्ट एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यस सर। अगर हमने कट करा होता तो एक पोर्शन दूसरे पोर्शन दोनों भागता। यस सर। ठीक है, लेकिन चिपका हुआ है तो भाग नहीं रहा है, यानी कि एक पोर्शन जो है दूसरे पोर्शन को कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। यस सर। ठीक है, तो हम वही सेकेंड पार्ट का जो भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक इक्विवेलेंट हम यहाँ पे मान रहे हैं सेंटर पे। ठीक है, तो कैसा चार्ज मानेंगे, अगर अट्रैक्टिव मानना है तो माइनस ही। तो सर माइनस चार्ज तो है नहीं, प्लस चार्ज है वहाँ पे, तुम लोग माइनस कैसे मान लिए? तो जैसे कि फोर्स लग रहा है ये तो जो, फिर उस मटेरियल में कुछ टेंशन होगा इसलिए फोर्स लग रहा है। हाँ तो इसमें वो टेंशन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि उसके अंदर जो है इंड्यूस भी नहीं कहेंगे, कि उसका इफेक्टिव चार्ज जो है वो माइनस हो जाता है। तो सर जरूरी है कि ये जो माइनस क्यू नॉट है वो जो उस हाफ है उसी का चार्ज के बराबर होगा? नहीं, ठीक है, इक्विवेलेंट लिखा ले गए हैं यहाँ पे कि हम उसके बदले यहाँ पे कितना चार्ज रखते तो ऐसा होता। ठीक है, तो इसीलिए तो क्यू नॉट का एक रिलेशन आ रहा है कि क्यू नॉट जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, Q बाई 2 है। ठीक है, कंडीशन है एक जिसमें ये जो हेमिस्फेयर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ हमें प्रेशर की बात किया जाए तो हमें दिख रहा है कि प्रेशर कितना लग रहा है, ये वाला प्रेशर। ठीक है, बाहर की तरफ लग रहा है, यानी कि जो सेकेंड इस पे बाहर लग रहा है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो प्रेशर इनटू ये वाला जो एरिया करेंगे तो ये हमें फोर्स बाहर की तरफ दे देगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को कितने प्रेशर से खींच रहा है तो उसके लिए हम लोग ये देते हैं
ठीक है, इसमें क्यू नॉट का वैल्यू जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बोलते हैं क्यू नॉट ग्रेटर देन Q/2 होगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स हमें ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल ही रहता है ज्यादा। तो सर जो क्वेश्चन था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसका आंसर क्या होगा? वहाँ पे सिग्मा के टर्म में था, किसके टर्म में था? जो किसे बता रहे हैं? सिग्मा के टर्म में था सर। सिग्मा आर और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में था। सिग्मा सिग्मा आर और आर और एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन कहाँ गया? इसको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। और स्फीयर पे चार्ज कितना दिया है? चार्ज दिया है। तो चार्ज नहीं दिया है, सिग्मा दिया है। फोर्स पूछ रहा है ना क्वेश्चन में? क्या पूछ यस रहा है? सर। फोर्स की प्रेशर। तो हमें फोर्स। क्या दिख रहा है उसके लिए? अगर देखो ध्यान से तो जो हम देख रहे हैं, तो प्रेशर हमें P1 इधर लगता हुआ दिख रहा है। P1 कितना लग रहा है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर तो इसमें तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा। कहाँ एक्सटर्नल लग रहा है? तो सो जो क्वेश्चन दिया है उसमें, क्वेश्चन में अच्छा तो उसमें वो काट बोला है। दिया है, उसके बाद पूछा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है। हाँ तो वही पूछ रहा है कि हम ये भागेगा इधर, ये तो पता है, क्लियर है, काट देंगे तो ऐसा सवाल होगा। जहां तक हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं फिर भी ऐसा स्पेयर है, इसे हम कट कर दिए। अब बोल रहा है कि रोक के रखने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसी सवाल है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस पे इधर की तरफ प्रेशर लग रहा है, इधर इधर इस पे इधर लगा होगा। यस सर। हम एक हाफ को हम देख रहे हैं, लेफ्ट पार्ट वाले को। तो इस पे प्रेशर इतना लग रहा है, हमें फोर्स ये कितना लगाना पड़ेगा? प्रेशर इंटू एरिया। यस सर। ये एरिया कौन सा लेंगे? ये वाला इफेक्टिव एरिया लेंगे। यस सर। तो ये क्या लिखेंगे? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स हमें किस चीज का प्रोपोर्शनल दिख रहा है? अब जो भी चीज दे रखा हो, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज है, क्लियर है। यस सर। यस। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा है कि जब कट कर देंगे तो पीछे भागेगा, तो भागने को रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सवाल है। ठीक है, ऊपर वाला जो हमने डिराइव करा तो इतना प्रेशर से ये भागेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सेकंड वाला पार्ट जो है कितना लगा रहा होगा उस चीज का फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंट चार्ज क्यू नॉट एज्यूम कर रहे हैं सेंटर पे, उसके कारण प्रेशर इतना लग रहा है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये ऐसा होना चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दिख रहा है कि क्यू नॉट जो है Q/2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि एक हाफ पे Q/2 चार्ज होगा, दूसरे हाफ पे Q/2 चार्ज होगा, वही चार्ज हम सेंटर पे है। सर जब क्यू क्लियर नॉट है। रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा कि एक हाफ पे कितना चार्ज है, तो फिर हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना चार्ज होगा हाफ पे? क्या चीज? तो जब क्यू नॉट रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है कि एक हाफ पे कितना चार्ज है, तब हम लोग ये चीज पता लगा सकते हैं कि अगर क्यू नॉट ग्रेटर देन Q/2 आ गया, तो इसका मतलब जो जो दूसरा वाला हाफ है उस पे Q/2 से ज्यादा चार्ज होगा। जैसे कि वो तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है ना। जैसे कि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिए हैं, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों हाफ पे कितने कितने चार्ज होंगे? Q/2 Q/2। हो सकता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो कि इस इधर जो चार्ज हो कम हो और इधर चार्ज ज्यादा हो, ये भी हो सकता है।
नॉन Yes, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे इस पार्ट का चार्ज जो भी यहाँ पे हम ले रहे हैं ये Q0/2 से ग्रेटर हो गया तो ये इधर भाग नहीं पाएगा, ये कहने का यानी कि इससे इधर की तरफ इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है। क्लियर है? वही अगर हम इस पार्ट पे देखेंगे तो इस पार्ट पे नेट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि इधर का चार्ज क्या है, कम है। सर ये फिर से समझा दीजिए ना, ज़्यादा समझ नहीं आया। जैसे ये सेंटर पे चार्ज Q0 जो है हम कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले पार्ट को हटा देते हैं तो ये जो पार्टिकल है ये हमें रेस्ट पे दिख रहा है, ठीक है। राइट पोर्शन हमें ये मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम लेफ्ट पोर्शन मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में है तो यस सर। इक्विलिब्रियम में होने के लिए राइट हाफ को हटाए तो यहाँ पे कितना चार्ज रखे हो, ठीक है। हम राइट पार्ट यहाँ नहीं रखे हैं लेकिन उसके एवज में हम यहाँ पे चार्ज रखेंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या बताओ? नहीं। तो यहाँ पे कैसे चार्ज होगा, निगेटिव, ठीक है। अब हम पूरे राइट के बदले हम यहाँ पे कितना चार्ज रख सकते हैं वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि बाहर का प्रेशर निकाला, अंदर जो इस चार्ज इस पे प्रेशर लगा रहा होगा वो निकाले हम लोग। फिर देखे कि इक्विलिब्रियम होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, या अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या होना चाहिए, आउटवर्ड प्रेशर से इनवर्ड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो इससे हमें ये कंडीशन निकल के आ रहा है। कम होना क्लियर चाहिए। है क्या? आउटपुट प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आउटवर्ड से इनवर्ड ज्यादा होना चाहिए अंदर की तरफ, तो पार्टिकल वहीं मतलब यस। प्रेस करके रहेगा। तो वही यस। कंडीशन लिए तो इससे कंडीशन आ रहा है, सर ठीक है। जो एक हाँ हाफ है जिसको हम लोग हटाए निकाल के, उसके बदले हाँ हम लोग Q0 चार्ज रखे। हाँ अगर Q0 चार्ज का वैल्यू Q/2 से ज्यादा है तो ऐसा हाँ। जरूरी है कि जो हम लोग काट के निकाले हैं आप उसका भी जो चार्ज होगा वो Q/2 से ज्यादा होगा। हम उसका इक्विवेलेंट वैल्यू ही तो ले रहे हैं, मतलब कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बराबर ही हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस पार्ट को हटा दें और सेंटर पे ऐसा कोई भी चार्ज रखें जिसका वैल्यू Q/2 से ज्यादा हो तो लेफ्ट वाला पोर्शन जो है क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो ये Q0 का वैल्यू पता कैसे करते हैं? Q0 का वैल्यू पता कैसे करते हैं मतलब? तो हम लोग Q- उस जो हाफ शेल है उसके बदले एक चार्ज रखे हैं तो फिर वो कितना चार्ज हम लोग को रखना है वो कैसे पता करेंगे? यहाँ पे तो हमें खुद नहीं पता है कितना रखे हैं, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाले तो हमें कितना चार्ज दिख रहा है, ये Q/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो Q/2 से ज्यादा वो कितना ज्यादा होगा वो कैसे पता करना है? अब कितना भी ज्यादा रहे, जैसे अगर Q मान लेते हैं 10 कूलम है, ठीक है। तो Q0 5 कूलम से ज्यादा है, नहीं 6 कूलम हो सकता है, 7 कूलम, 5 कूलम भी हो सकता है, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम होने के लिए जो चार्ज होना चाहिए इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा ही कंडीशन है, पहला केस है कि हमारे पास एक ऐसा कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेडियस r1 है, लेट्स इस पे चार्ज जो है q1 है। यहाँ पे ऐसा ही एक सिमिलर r2 स्फीयर है, इस पे चार्ज q2 है। ठीक है, तो चार्ज q1 जो है इसके सरफेस पे, दोनों कंडक्टर्स ही है, क्लियर है। दो कंडक्टर से, एक r1 रेडियस का, एक r2 रेडियस का, r1 पे चार्ज q1 है, r2 पे चार्ज q2 है। अगर हम इसे किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा बताओ? चार्ज दोनों पे ही रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा? डिस्ट्रीब्यूट। इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्या सर होगा कि, जरूरी नहीं। हाँ, पोटेंशियल फाइनली क्या इक्वल होगा? होगा। लेट से किस पे q1 हो गया, इस पे q2 हो गया। ये रेडियस r1 था, ये रेडियस r2 था। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। पहले भी हम लोग चार्जिंग में देखे थे, चार्ज विल ट्रांसफर till potential becomes equal। ठीक है, पोटेंशियल दोनों सेल का इक्वल हो जाए तभी तक होगा। तो स्मॉल q1 q2 हम फाइनल चार्जेस बोल रहे हैं, कैपिटल q1 q2 जो है हम इनिशियल चार्जेस बोल रहे हैं। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है v1, ये कितना होगा, k q1/r1, और ये किसके बराबर होना चाहिए, v2, जो कि कितना है, k q2/r2। क्लियर है? यस सर। अब इसको हटाए, यानी कि हम बोल रहे हैं कि v1 यहाँ पे v2 के बराबर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि k q1/r1 जो है इक्वल टू k q2/r2 है। k कट जाएगा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि q1/r1 इक्वल टू q2/r2। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा, जिसका रेडियस कम होगा उस पे चार्ज कम इकट्ठा होगा। ठीक है, Q को अगर हम सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें, और Q को अगर हम सिग्मा के टर्म में लिखेंगे तो 4πr1² लिखेंगे बाई r1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 4πr2² तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि σ1r1 इक्वल टू σ2r2। ठीक है, 4π से 4π कट जा रहा है, तो ये चीज दिख रहा है। तो सिग्मा के टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये पहले भी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो उस पे जो चार्ज डेंसिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। जिसका रेडियस कम उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा। लेकिन चार्ज की अगर बात कर रहे हैं तो जिसका रेडियस ज्यादा उस पे चार्ज ज्यादा। इतना बात क्लियर है? तो सर फ्रॉम वन, चार्ज ट्रांसफर हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्यों होता है? एनर्जी हमेशा, कोई भी बॉडी क्या होता है, एनर्जी हाई होता है तो लोअर एनर्जी की तरफ मूव करना चाहता है स्टेबिलिटी यस के अलोंग। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल पे है, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका एनर्जी क्या होगा, Q इंटू भी हाई होगा। यस सर। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या करता है कि वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा, यानी कि हाई क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। वही अगर निगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज होता तो फिर और क्या लोअर। कम होता होना वो, चाहिए उसका पोटेंशियल। तो कम होने के लिए किधर से किधर वो मूव करेगा, नेगेटिव हायर चार्ज। पोटेंशियल पे अगर निगेटिव से मल्टीपल किए तो ज्यादा निगेटिव वैल्यू है या फिर कम निगेटिव है, कम निगेटिव है कि ज्यादा निगेटिव है, बोलो। तो फिर से बोलिए ना।
10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, चार्ज है -1 या 2 कूलम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मल्टीपल करेंगे तो -20 आएगा, और चार्ज यहाँ नेगेटिव के है तो फिर पोटेंशियल पॉजिटिव कैसे हो गया? पोटेंशियल किसी और चार्ज की वजह से है, जरूरी है इसकी वजह से है। बोलो, ठीक है सर। समझ आया कुछ? यस सर। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं स्फेयर है, उसका पोटेंशियल रीजन में है, उसमें हम किसी और चार्ज को ले जा सकते हैं कि नहीं? तब ना यस वो सर। चार्ज मूव करेगा, अपने पोटेंशियल के डिफरेंस में थोड़े मूव करेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है इसके पास? -20, और इसका क्या होगा? -4। कौन ज्यादा है? -4 जाता है। तो निगेटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। यस सर। क्लियर है? नहीं, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर जाता है और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम लोग थे तो यहाँ पे दिख रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 देख रहे हैं Q1/R1 इक्वल टू Q2/R2 है। हम यहाँ Q1 Q2 का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं Q2/Q1 इक्वल टू R2/R1 लिख सकते हैं। यस सर। हम इधर एक जोड़ दे दोनों तरफ, किसी को कोई तकलीफ? नो सर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? Q1 प्लस Q2/Q1 इक्वल टू R1 प्लस R2/R1। ठीक है, हम जानते हैं कि चार्ज कंजर्व होता है, तो चार्ज कंजर्व होता है तो Q1 प्लस Q2 जो है, यही Q1 प्लस Q2 होगा। यस सर। चार्ज कंजर्वेशन से जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल भी होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है Q1 जो है वो कितना हो जाएगा? R1/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, यानी कि इनिशियल जितना चार्ज था उसमें हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल चार्ज कितना मिलेगा वो हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली Q2 बोल सकते हैं R2 इंटू Q1 प्लस Q2। क्लियर है? यानी कि दोनों स्फीयर पे कितने चार्ज होंगे फाइनली हम इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोसेस क्या है कि जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दो दूसरे बॉडी पे, वो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्जेस जो हैं, हो सकता है एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पे निगेटिव चार्ज हो, तो साइन के साथ जोड़ने का टाइम। क्लियर है इतना? यस। सर तो ऊपर करिए और थोड़ा सा। सर यहाँ पे सिग्मा वाला टर्म कहाँ से आया? चार्ज को तुम सिग्मा के टर्म में कैसे लिख सकते हो? यस सर ठीक है सर। यहाँ पे सिंस Q इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू 4πr² होता है स्फीयर के लिए। यस सर। इसे लिखते हैं। और कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वही कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स यानी कि सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन
on parallel plates. ठीक है, पैरेलल प्लेट से उसके सिस्टम पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो कैसे हो। तो इसमें सिंपल सिंपल से शुरू करेंगे। लेट से कि हमारे कंडक्टिंग प्लेट्स ही होंगे सारे। ऐसा हमारे पास है कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे चार्ज अगर क्यू दे रखे हैं तो इसके दोनों सरफेसेस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। Q/2 Q/2। Q/2, इधर भी Q/2, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए, तो दोनों सरफेसेस पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक प्लेट है, इस पे चार्ज Q दे रखा है, यहाँ पे एक और प्लेट पैरेलल प्लेट है। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स के बारे में हमको सीखना है, तो एक और प्लेट कर दिए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चार सरफेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो चारों सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज होंगे। सर दूसरा प्लेट पे चार्ज नहीं है। नहीं, अभी कोई चार्ज नहीं है। सर Q/2 होना चाहिए हम्म, सरफेस सर पे सर Q/4। कहाँ पे, इस 1 पे कितना आएगा बताओ। सर ये अगर, हाँ 2 बोलो। पे पूरा चार्ज आ जाएगा और वो 3 पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा देगा और 1 पे 0 चार्ज रहेगा। 1 पे कितना रहेगा, ठीक है। 1 पे 0 चार्ज। 1 पे 0 कैसे रहेगा बताओ, जो सर भी है इनिशियली इस पे तो, Q/2 अच्छा सर Q/2 सुनो। था, फिर Q/2 वहां हाँ, पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराया, तो फिर उस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इधर साइड वाला Q/2 चार्ज उधर चला गया। ऐसा सर तो नहीं होगा। डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करेगा। पैरेलल प्लेट से, तो पैरेलल प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है। यस सर। सो ठीक है, देखते हैं। हम इस चीज पे फिर से आएंगे, जनरल केस में हम डेरिवेशन करते हैं पहले। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, फिर उस सवाल का जवाब देना। इस पे चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है, इस पे चार्ज है मान लेते हैं Q2 है। ठीक है, हमें इन चारों सरफेसेस पे बताने हैं कि कितने कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लिए कि इस सरफेस पे कितना चार्ज आया है, x। तो इधर वाले सरफेस पे कितना आया होगा बताओ, लेफ्ट वाले पे। Q-X Q1 माइनस x। किसी को दिक्कत, क्योंकि टोटल चार्ज दोनों का इस पे, डायमेंशन सेम है। हाँ सो दोनों वो जो प्लेट है प्लेट के डायमेंशन से क्या फर्क पड़ता है बताओ। लार्ज प्लेट है या फिर डिस्टेंस को हम लोग बहुत छोटा मानते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये एक्स चार्ज है, ये इसके बगल में रखा हुआ है, तो इस जो थर्ड सरफेस है, उस थर्ड सरफेस पे कितना चार्ज दिखेगा, X -x। -x। नहीं पता है तो लेट से हम y मान लें, किसी को दिक्कत। ठीक है, आएगा -x, लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं जानते हैं कुछ नहीं, तो हम मान लिए y है, तो इधर फोर्थ वाले पे हमें दिखेगा Q2 माइनस y। ठीक है, अब एक्स वाई ऐसा फाइंड करने के दो दो मेथड है। तो जो एक मेथड हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक ऐसा क्यूबॉइड ले लिए। ठीक है, ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस।
ठीक है, गॉसियन सरफेस है और क्यूबॉइड है, ये बात ध्यान रखना है। हम इधर से बनाए हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी ऐसा सरफेस है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ऐसा है ये, यानी कि क्यूबॉइड है। अब इस सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा बताओ? क्यूबॉइड पैरेलल प्लेट्स हैं, हाँ, क्यूबॉइड के थ्रू फ्लक्स। उसका लेंथ क्या? एल मान लो, कुछ भी, और क्या। सर आप नहीं बता रहे डायमेंशन तो जीरो ही होगा। हम्म, होगा, जीरो तो होगा, लेकिन कैसे? सर जो नेगेटिव चार्ज। लेफ्ट वाला जो है फेस और जो राइट वाला फेस है वो अंदर हाँ, लाई कर रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फिर वो उन दोनों पे जीरो होगा, और फिर बाकी फेसेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके भी जीरो होगा। ठीक है। देखो, जैसे कि ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस, यानी कि हम इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। यहाँ का बात करें तो एरिया है ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर की तरफ क्या है? एरिया का डायरेक्शन है। यहाँ और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो हमें यहाँ पे फ्लक्स कितना दिख रहा है? जीरो दिख रहा है। बोलो। यस। फ्लक्स अगर जीरो है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि ई डॉट डी एस जो होगा, जिसे हम क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये जीरो है। यस। यहाँ से हम बोल सकते हैं, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि जो क्यू इनसाइड होगा वो कितना रहा होगा? जीरो। यस सर। ठीक है। हम एक्स वाई जो हम लिए हैं लेंथ सेम है, तो यहाँ से हम अगर लिनियर डेंसिटी में भी लिखते तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि एक्स प्लस वाई जो होगा जीरो होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज मिल जाए कि एक्स इक्वल टू माइनस वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज ऑन इधर एक प्लेट पे एक्स है, तो दूसरे उसका जो अपोजिट साइड में उस पे माइनस वाई आ रहा है। ऐसा डायरेक्टली भी बोल सकते हैं इंडक्शन से कि इस पे अगर प्लस एक्स है तो उधर माइनस एक्स आया आया होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत? लो। नो सर। ठीक है, नो तो हम सर। ये Q1 चार्ज था, यहाँ Q2 चार्ज था। डिस्ट्रीब्यूशन हम फिर से कर रहे हैं, यहाँ Q1 माइनस एक्स आया, इस सरफेस पे एक्स चार्ज है तो इस पे माइनस एक्स आया, और इस सरफेस पे Q2 माइनस एक्स है। अब इस एक्स का वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? सर Q2 प्लस एक्स। Q2 प्लस एक्स। जो चार्ज बॉडी पे है उतना तो रहेगा ही, डिस्ट्रीब्यूट जैसे भी हुआ हो। क्लियर है? तो यहाँ पे हम कैसे पता कर सकते हैं एक्स का वैल्यू? हमें यहाँ चार सरफेसेस दिख रहे हैं, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, चारों पे चार्ज है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लें तो एट P हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा बताओ? जीरो मिलेगा। यस सर। क्यों? क्योंकि इनसाइड कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर हम E जीरो है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थ्री प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर, ये सारे मिलके जीरो आए होंगे। सर P तो कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, तो फिर बाहर कोई चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वहां तक पहुंचेगा? कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि वहाँ
कोई भी स्पेस भी होता है, इसका मतलब यही हुआ कि नेट फील्ड जीरो है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर था भी, ऐसा है मान लेते हैं, तो इधर प्लस क्यू बाई टू आया, इस पे प्लस क्यू बाई टू आया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुआ? क्योंकि ये एक हाफ और ये दूसरा हाफ दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ऐसे चार्जेस हैं तो नेट यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां जा भी रहा है तो सबका जोड़ क्या होना चाहिए? जीरो। अंदर है तो सबकी वजह से कुछ कुछ गया, लेकिन नेट क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे अगर हम सबकी वजह से लिख रहे हैं तो ध्यान से देखना डायरेक्शन के साथ। तो हम Q1 माइनस एक्स लिख रहे हैं तो इसके कारण इधर आएगा, एक्स है तो इसके कारण इधर आएगा, माइनस एक्स है तो इसके कारण इधर आएगा, और ये इसके कारण इधर आएगा। ऐसे क्लियर है? डायरेक्शन में किसी को दिक्कत है? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस के लिए देख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम क्या यस लिख सकते हैं? Q बाई ए, यानी कि हम Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? नो सर। हमें ठीक है, एरिया हम सबका सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पे E1 कितना लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, Q1 माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, सबका एरिया हम सेम मान रहे हैं। यहाँ पे x के लिए तो माइनस एक्स आ जा रहा है डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E3, 3 है माइनस एक्स पॉजिटिव साइड में है, इसके लिए प्लस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए आ जा रहा है Q2 प्लस एक्स बाई माइनस आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ ध्यान से अगर हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमें? Q1 सर इसमें माइनस डायरेक्शन इंक्लूड Q2। किए हैं? हाँ हाँ, डायरेक्शन अभी देखे तो देखो, पहला जो है Q1 माइनस एक्स है, तो Q1 माइनस एक्स के लिए ये डायरेक्शन होगा। यस ठीक सर। है, इस x के लिए देखेंगे तो उसके लिए इस डायरेक्शन में जाएगा, यस फिर सर। माइनस एक्स है तो इधर जाएगा, और ये Q2 प्लस एक्स है तो इधर जाएगा। यानी कि हम यस माइनस साइन लगाए हैं लेफ्ट के लिए, प्लस साइन लगाए हैं राइट के लिए, हम चार्ज का साइन नहीं रखे हैं। क्लियर है? यस सर। सर हम लोग ठीक है, पॉइंट पी को अंदर ही क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। सर अगर बाहर में कहीं पे बीच में पॉइंट दे के पूछेगा तब? तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तब हम फाइंड कर पाएंगे, पहले तो नहीं कर पाएंगे। हमें तो अच्छा। एक्स पता करना है ना, एक्स तो हमें पता ही नहीं है, तो हम हाँ। बाहर कैसे निकालें? हम मेरा पर्पस यहाँ क्या है? एक्स फाइंड करना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नोन होगा तभी हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड पता था, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए, तो एक्स का वैल्यू हमें Q1 Q2 के टर्म में मिल गया। यस सर। ठीक है, तो Q1 Q2 के टर्म में अगर एक्स मिल गया तो जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस इंप्लाइज फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थोड़ा चौड़ा चौड़ा बना रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, खैर अभी उतना ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसा है, इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था। x कितना आ रहा है? तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 चार्ज रहा होगा। क्लियर है? इधर कितना आ जाएगा? Q1 Q1 प्लस माइनस Q2 बाई एक्स, टू। दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्लियर है? यहाँ पे अगर लिखेंगे तो माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा, और इधर क्या आ रहा है बाहर में सबसे लास्ट में? Q2 प्लस एक्स था, क्या आ रहा है बताओ?
उसमें भी Q1 प्लस Q2/2। Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस हमें ऐसा फाइंड करना पड़ता है, बोर्ड में नहीं है तो डेरिवेशन आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें ट्रिक क्या याद रखना है, कितने भी पैरेलल प्लेट्स दे दे, कितना भी पैरेलल प्लेट्स दे दे, तो दो इनसाइड के जो चार्जेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, यानी कि इनसाइड सरफेसेस जो होगा हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सरफेस होगा हैव इक्वल चार्ज। ठीक है, ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अगर ये दोनों को कंसिडर करते हैं तो कितने भी नंबर ऑफ प्लेट्स दे दे, कैसा भी कुछ कर दे, हम आराम से उसे सॉल्व करके बता सकते हैं कि कितना होगा। इतना हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लेट से कि ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 2Q है, इस पे चार्ज कितना रख लें बोलो, 5। माइनस में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं, 6 6। सरफेस है, तो हमें वही फाइंड करना है, फाइंड चार्ज ऑन ऑल 6 सरफेसेस। ठीक है, तो क्या करना है हम पहला बता रहे हैं। सबसे पहले हमें नहीं पता है किस पे क्या है, तो हम यहाँ पे क्या मान लिए, किस पे चार्ज है, x, तो यहाँ पे क्या होगा, Q माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब ध्यान से, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों इनसाइड के है, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कितना होगा, -x। ठीक है, अगर ये इस सरफेस पे -x आया, तो इस सरफेस पे अगर हमें लिखना होगा तो इस पे टोटल चार्ज कितना है, 2Q। तो इस सरफेस पे कितना चार्ज रहा होगा, 2Q प्लस x। कोई दिक्कत? क्यों लिखे, क्योंकि ओवरऑल हमारा इस प्लेट पे चार्ज 2Q ही होना चाहिए। अब अगर इस पे इतना है तो इधर वाले सरफेस पे -2Q प्लस x होना चाहिए, यानी कि इसका अपोजिट। तो इस बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा बताओ, x माइनस 3 -5Q प्लस प्लस एक्स। 2Q प्लस x, यही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है -3Q प्लस x। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। हमें अब वैल्यू पता करना है x का, तो हम पिछले की तरह हम बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, हम सेकेंड वाला मेथड यूज करेंगे, यानी कि ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस हमारा ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है, यानी कि फर्स्ट 2 3 4 5 6, यानी कि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट एंड 6 जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट सरफेस है। यस। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सरफेस है, यानी कि इसका चार्जेस क्या होंगे, आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कि चार्ज विल बी इक्वल ऑन दीज सरफेसेस। इस सरफेस पे चार्ज इक्वल होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Q माइनस एक्स इक्वल टू -3Q प्लस एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2Q। ठीक है, अगर 2Q आ गया तो हम क्या सारे सरफेसेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से बोलो, यहाँ पे Q चार्ज था, इस पे 2Q था, इस पे -5Q था। x कितना आ रहा है, 2Q, यानी इधर चार्ज 2Q, तो यहाँ -Q रहा होगा, इस पे -2Q आएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा बोलो, 4Q।
यहाँ -4q, इधर फिर से -q। ये हमारा सारे सरफेसेस पे चार्ज दिख रहे हैं। एचसी वर्मा देखोगे गॉस लॉ वाले में लास्ट में ऐसे 3-4 क्वेश्चन दे रखे होंगे इसी पे बेस्ड। क्लियर है ये? किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, यानी कि हमें मेथड जो है क्या है वो प्रोसेस पता होना चाहिए। बाकी अगर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो डायरेक्टली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि एक पे एक्स मानते हुए एक साइड पे मान के सारे पे उसके अनुसार लिख लेना है। फिर सबसे बाहरी सरफेस जो होगा उसके चार्ज इक्वल होंगे, इक्वेट करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फिर लास्ट में हमें फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देना है। एक क्वेश्चन दे क्या प्रैक्टिस के लिए? नो यस सर। हो जाएगा? ठीक है, चाहो तो यस सर, कर हो लो जाएगा। तुरंत। हाँ, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे 3 प्लेट है, क्यू है, -2q है, 3q है। होमवर्क कर लेना, ठीक है? हो जाएगा? दिक्कत है? हो सर जाएगा। हो हो जाएगा जाना सर। चाहिए। ठीक। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कैविटी की बात कर रहे हैं, तो कैविटी होता क्या है सबसे पहले? तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे कोई भी खाली स्पेस बच गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैविटी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि ये कैविटी है, यानी कि कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में जो खाली स्थान बच गया उसे कैविटी। कैविटी टर्म सबको वाकिफ हो गए, उम्मीद करते हैं पता होना चाहिए, पहले भी शायद आया ही ये सब। यस सर, दांत में कैविटी हो जाता है। हाँ, मतलब खोखला हो गया तो उसे हम बोलते हैं कैविटी। ठीक है, तो ये कंडक्टर है फ्लूइड में था। कैविटी। हाँ फ्लूइड में था। हाँ, बहुत जगह मिला होगा। ठीक है, मास हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी तो गोला निकाल रहे थे तो कैविटी ही बना रहे थे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बाहर से इस पे मान लेते हैं कि इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो कहाँ पे इफेक्ट करेंगे, इस चीज पे चर्चा करना है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो कैसे वेरी कर रहा होगा इस कैविटी के अंदर, तो क्या इफेक्ट होगा बताओ? अगर हम मान लेते हैं कि इस पे चार्ज दें, इस सरफेस पे, तो सरफेस पे ऐसे चार्ज दे दिए हैं, तो इस चार्ज के कारण अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यस सर। होगा या नहीं होगा कैविटी सर के ये अंदर? प्लेट है। नहीं, सरफेस कैविटी कैसे बनता है? प्लेट में कैविटी बनता है, उसमें होल होता है। अच्छा, इससे 3D ऑब्जेक्ट है। बोलो क्या होगा? सर क्लोज रहता तो फील्ड जीरो होता है ना। ठीक है, देखो
कि अगर हम मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे चार्ज दिए हैं तो अंदर कहीं भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे हमें कहीं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, या तो कैविटी के अंदर लें या फिर कैविटी के बाहर, इधर कहीं भी इसके अंदर अगर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो क्यू इनसाइड कुछ मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हमें क्या मिल रहा है? जीरो। अगर हम यहाँ कैविटी के अंदर भी कोई भी गॉसियन सरफेस ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दिख रहा है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर या फिर कैविटी के अंदर भी अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? जीरो। क्लियर है? यानी कि चार्ज जो बाहर चार्ज है उसके कारण जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हो सारा का सारा जीरो है। ठीक है, यानी कि बाहरी चार्ज से कैविटी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो कि अगर हमारे पास एक कैविटी है और इस कैविटी में अगर कोई एक चार्ज रख दें तो उस चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ये बाहरी वाला जो चार्ज था उस पे कोई फोर्स लगाएगा क्या? बोलो। नहीं लगाएगा, क्योंकि बाहरी चार्ज की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स किस चीज का? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इफ अ चार्ज is kept inside cavity will experience zero force। ठीक है, जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। ठीक है, जब फोर्स कोई है ही नहीं यानी कि बाहरी चार्जेस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। यानी कि ढाल की तरह बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। यानी कि अगर हम उसमें कोई भी चार्ज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम उसके अंदर में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें शिल्ड हो गया है, उस चार्ज पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग किसे कहेंगे? बात समझ आया? सर इसके एग्जाम्पल कोई? एग्जाम्पल जैसे है कि अगर बहुत ही चार्ज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं तो जैसे चार्ज है बाहर में तो सेंसिटिव होते हैं तो उसे हम लोग ऐसे ही कंडक्टर के कैविटी में रख के फिर यूज करते हैं कि बाहरी चार्ज से उस पर इफेक्ट ना पड़े। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग बाहर फील्ड में है, कार है हमारे पास, बिजली उस समय गिर रही हो तो सेफ पोजीशन क्या होगा? कार के अंदर या कार के बाहर? सर अंदर में। अंदर में होगा, क्योंकि अगर कार जो है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है तो जो भी उस पर बिजली पड़ेगा वो कार के मेटेलिक बॉडी से टच होते हुए ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, बीच में अगर कैविटी टाइप का बना हुआ है तो हम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मेटेलिक बॉडी को हम टच ना कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का सर बट कि टायर तो रबर का रहता है ना? हाँ, तो उसी पे चार्ज इकट्ठा होकर रह जाएगा, कहीं से टच होगा तो जाएगा। ठीक है, हाँ इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कहीं भी अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर में कैविटी है
तो कैविटी के अंदर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि जो अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो शिल्डेड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसलिए इसे नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, इसमें ऐसा कैविटी है। ठीक है, इसके यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। तो ये कंडक्टर है हमारे पास, तो इस कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। हम बाहर कोई चार्ज फिलहाल नहीं रखें, तो ये जो कंडक्टर है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या इस सरफेस पे हमें माइनस क्यू चार्ज ऐसा इंड्यूस होता हुआ दिखेगा? बोलो, दिखेगा? हेलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो इस सरफेस पे हमें कैसे चार्ज दिखेगा? माइनस क्यू। माइनस क्यू ही क्यों? तो देखो कि यहाँ पे हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे अगर हम एक गॉसियन सरफेस चूज करते तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए था? 0। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि हमारा अंदर का नेट चार्ज 0 होना चाहिए। सेंटर पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे अगर हम एक्स माने होते तो हमें कितना मिलता? माइनस एक्स माइनस क्यू। ठीक है, यानी कि अंदर में जितना भी चार्ज है उसी के बराबर इस सरफेस पे ऐसा इंड्यूस होगा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि उतना ही होगा? तो ये जो मटेरियल है ये कंडक्टिंग है, कंडक्टर है, तो यहाँ पे अगर हम जैसे डैश डैश ड्रॉ किए हैं, वहां पे अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाए तो इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, यानी कि नेट चार्ज इनसाइड दिस सरफेस विल बी 0, और वो तभी होगा जब यहाँ इंड्यूस चार्ज कितना हो? माइनस क्यू हो। अब इस सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आया है, तो ऑफ कोर्स ये मटेरियल है, ये पहले से न्यूट्रल था तो अभी भी न्यूट्रल रहना चाहेगा, यानी कि इसके बाहरी सरफेस पे हमें ऐसा कितना चार्ज दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज कितना दिखेगा बताओ? प्लस। प्लस क्यू दिखेगा। यानी यस। कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक कैविटी है, कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज हमने रखा है, तो चार्ज के कारण एक इक्वल और अपोजिट साइड इनर सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है, एंड आउटर सरफेस पे सेम चार्ज इंड्यूस हो रहा है। सो इसको यानी कि कैसे प्रूव फर्स्ट करेंगे? किस चीज को? सो आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट का। पहले से कंडक्टर पे कितना चार्ज था? 0। यस सर। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, तो फाइनली इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? 0। यस सर। तो कितना चार्ज बाहरी सरफेस पे दिखना चाहिए? प्लस क्यू। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि चार्ज appear on inner surface is equal and opposite to that inside cavity। ठीक है, कैविटी के अंदर जो है उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। सेकेंड पॉइंट, ऑन आउटर सरफेस चार्ज विल बी ऑफ सेम साइन एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये? ये दो पॉइंट्स में किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है,
अब जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इसके सेंटर पे, इनर सरफेस के सेंटर पे रखे हैं, हो सकता है कि ये हमारा बॉडी है, ये हम कैविटी बोल रहे हैं, और चार्ज जो है इसके सिमेट्रिक पॉइंट पे नहीं रख के बल्कि हम यहाँ पे चार्ज रखें। ठीक है, चार्ज अभी हम कहाँ रखे हैं? इस पॉइंट पे, सेंटर पे नहीं है। तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ये प्लस चार्ज है तो इस पे तो माइनस चार्ज ही आएगा। किसी को दिक्कत कि माइनस क्यों आएगा? सर ठीक है, माइनस चार्ज आएगा, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें ज्यादा निगेटिव चार्जेस डेंसिटी मिलेंगे, चार्ज डेंसिटी यहाँ ज्यादा मिलेगा, इससे दूर में कम मिलेगा। यानी कि, लेकिन अगर हम बाहरी सरफेस की बात करते हैं तो बाहरी सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज था उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा सरफेस जो होता है, इनर सरफेस, वो कैसा पोटेंशियल होना चाहिए? इक्विपोटेंशियल। यस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल होने के लिए ये चार्ज यहाँ है, इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है? अब बाहर वाले की बात कर रहे हैं तो बाहर वाले चार्ज को कोई डिस्टर्ब करने आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि अंदर वाले सरफेस पे, यानी कि थर्ड पॉइंट, चार्ज इन कैविटी डिस्प्लेस करेंगे, देन क्या होगा? एसएचएम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। एसएचएम का यहाँ बात कहाँ से? इक्विलिब्रियम कहाँ हम बोल रहे हैं? अंदर तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब ही नहीं है, हम बोल तो रहे हैं चार को चार्ज इन। डिस्प्लेस किया तो फिर एसएचएम तो होना चाहिए ना सर। अभी तक हम लोग हर केस में एसएचएम कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा, हम बोल रहे हैं डिस्प्लेस यानी कि सेंटर से हटा के कहीं और रख दिए। ठीक है, तो सेंटर से हटा के और कहीं रखेंगे, डिस्प्लेस कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर सरफेस, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर सरफेस विल चेंज। ठीक है, सच दैट सरफेस रिमेन्स इक्विपोटेंशियल। हम जानते हैं कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल होता है। तो अंदर का जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसा जैसे कि इक्विपोटेंशियल रहे। ठीक है, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे कोई इफेक्ट डाल रहा है क्या? नो सर। ठीक है, बाहर वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो बाहर वाले सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कौन इफेक्ट डालेगा? कोई नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आउटर सरफेस रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, सरफेस चार्ज। ठीक है, आउटर सरफेस के चार्ज की अगर बात करें तो रिमेन्स अनचेंज। इतना बात में कोई दिक्कत? अगर हम सर एक इलेक्ट्रिक बार फील्ड और बनाए, बताइए ना, बाहर वाला, सर बाहर वाला जैसे, कैसे सेम रह गया? ठीक है, यहाँ पे अगर हम बाहर वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी कि अंदर में अगर हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जीरो हो जा रहा है।
ठीक है, यानी कि ये जो अंदर वाले जो दोनों चार्जेस, ये माइनस क्यू चार्ज जो इंड्यूस हुआ और ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का इफेक्ट बाहर नहीं जा रहा है, बाहर वाले सरफेस पे नहीं जा रहा है। हाँ बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आया है वो सिर्फ किसकी वजह से आया है? तो ये माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो इतना है चार्ज इस पे इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से। हाँ क्लियर है? तो इस वजह से यस इसका सर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस क्लियर है? सर। इसी में यस अगर हम सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, यहाँ पे चार्ज अगर क्यू रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा बताओ? यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और इस सरफेस पे प्लस चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा निकलेगा। ठीक है, सरफेस पे यहाँ हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगा, फिर बीच में जीरो और यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ही बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर है? यस सर। सर ये कैविटी हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा? नहीं जरूरी थोड़ा है कि सर्कल ही रहेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कैविटी है। ठीक है, हम सिमेट्री के लिए बस बना रहे हैं इसे। क्लियर है? यस सर। तो एक चीज पूछते हैं, उसका बताओ तुम लोग, कि मान लेते हैं कि ऐसा है, स्फेरिकल ही ले रहे हैं, स्फेरिकल है, इसके अंदर ये लेट से कैविटी है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ बाहर में प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो सारे सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज होंगे बता सकते हो? सर जो बाहरी कंडक्टर है उसमें पहले से ही चार्ज प्रेजेंट है। हाँ, यहाँ सो पे ये मटेरियल है फर्स्ट बस। सरफेस पे माइनस क्यू इस और इनर सरफेस पे माइनस क्यू, इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। यस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो बाहर वाले सरफेस पे हमें क्या मिल जाएगा? क्यू प्लस क्यू। यस ठीक है, तो ये सिंपल सा था। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे जाएगा वो फर्स्ट वाले केस में? कौन सा? इस वाले केस में यस सर। यहाँ बनाए तो हैं। तो डायग्राम ग्राफ हाँ, से तो सेंटर ग्राफ तो ये पे एक्स। तो बाहर वाले पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, जैसे कि अंदर में यहाँ पे हम आर दूरी पे जाएंगे तो क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर इन साइड में चेंज होगा, यस सर। इधर तो जीरो रहेगा। फिर इसके बाहर जाएंगे तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर में अगर हम एक लेंगे तो यही चीज चला जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ अगर बनाओगे तो ऐसा कुछ जाएगा, 1/r² है सेंटर पे, तो ऐसा, फिर जीरो, वैसे ही मतलब इसके ऊपर कितना रेडियस उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आ रहा है तो फिर ऐसा कुछ जाएगा। तो जो बाहर का होगा वो उसे किससे हम लोग बाहर वाले से कोऑर्डिनेट अगर चार्ज हमको से इस कैलकुलेट इस करेंगे? पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो हम इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं ना बाहर के लिए। यस सर। तो फिर हमें दिखेगा कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, क्योंकि यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हमें सिर्फ कितना चार्ज दिखेगा? क्यू चार्ज ही दिखेगा। यस सर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे। उससे पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा कैविटी में? फाइंड करना पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उस पे हम लोग बात करेंगे आगे सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आर्बिट्री सरफेस लिए हैं, आगे स्फेरिकल सरफेस के लिए अंदर में कितना पोटेंशियल होगा, क्या होगा, उस पर बात करेंगे। यस यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा एक बॉडी है,
ठीक है, मे भी हम इस पे पहले न्यूट्रल भी मान सकते हैं और न्यूट्रल नहीं मानते हैं फिलहाल। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। रेडियस आर है, लेट्स हम यहाँ पे एक क्यू चार्ज रख दिए, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज। तो इस क्यू चार्ज के कारण इस कंडक्टर पे जो चार्जेस होंगे उसमें कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर, इंडक्शन। आएगा, इंडक्शन होगा। इस सरफेस पे हमें ऐसा माइनस चार्ज दिखेगा और इधर हमें क्या दिखेगा, प्लस चार्ज। ऐसा ही चार्ज होगा, यानी कि क्या है, कौन सा चार्ज है, क्यू इंड्यूस बोल रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अब ये इसका सेंटर है, लेट से पॉइंट ओ। हमें यहाँ पे पॉइंट पी दे रखा है, पॉइंट पी पे पूछा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ओनली। सर दोनों जीरो? नहीं, ठीक है, इस पॉइंट पी पे कोई सा भी, मतलब इसका रेडियस आर मान लो, ये डिस्टेंस आर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कहते तो कितना होता बोलो? जीरो। जीरो। जीरो होता, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर है। नो। लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ कह रहा है कि इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब तो बता देना चाहिए तुम्हें। एक सेकंड। हम्म, यही हो जाएगा क्या, बताओ? अगर हमें पूछ रहा है कि इस पॉइंट पी पे इस क्यू इंड्यूस्ड के कारण बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो भी प्लस माइनस जो भी इंड्यूस्ड हुआ उसकी वजह से। तो इस पॉइंट पे अगर हमें बताना हो तो क्या हम यही चीज लिखेंगे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इन पी क्यू डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड मिलेगा। अरे बोलो। तो चार्ज तो नेट राइट साइड में इंड्यूस हुआ है बस। कहीं भी इंड्यूस हुआ है, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। जीरो है। जीरो है। तो क्यू के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में बाकी इंड्यूस के कारण होगा। तो वो जो ई आई आ रहा है वो तो जो प्लस चार्ज बगल में आया उसकी वजह से भी आ रहा है, वो तो इंड्यूस नहीं हाँ, हुआ है। कौन सा? जो ये प्लस प्लस चार्ज चार्ज? बगल में आया है।
तो ये भी तो इंड्यूस चार्ज ही है। तो इंड्यूस तो माइनस चार्ज हुआ है ना। तो ये भी तो इंड्यूस ही हुआ, इधर माइनस है इधर प्लस है, दोनों को तो इंड्यूस ही बोलते हैं, टोटल इंड्यूस चार्ज यही तो है। ठीक है सर। ठीक है, टोटल इंड्यूस चार्ज, तो ईपी हमें दिख रहा है जीरो, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होगा ये जीरो होगा, इस वजह से हम ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है? सेंटर से डिस्टेंस तो नहीं दिया है, एक्स और आर ही दे रखा है बस, एक्स और आर के टर्म में बताओ। आ गया। अच्छा एक चीज बोलो कि यहाँ पे इस पे चार्ज क्यू इंड्यूस जो भी हुआ है, ये जो पूरा मटेरियल है हमारा कैसा है, कंडक्टर है? कंडक्टर है यानी कि इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए बोलो। यस सर। इक्वी पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एट ओ शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पी होना चाहिए। तो फिर सरफेस के ऊपर निचले होता है ना। और इनसाइड में कितना रहता है कंडक्टर का पोटेंशियल, जो सरफेस पे रहता है? यस सर। तो पूरा बॉडी क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल ही रहता है अंदर में। इलेक्ट्रिक यस फील्ड तो सर। जीरो ही ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सरफेस कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल। अब यहाँ यस पे हमें सर। दिख रहा है कि पोटेंशियल है, तो वीओ इक्वल टू क्या होगा, वीपी, यानी कि पोटेंशियल एट ओ जो होगा पोटेंशियल एट पी के बराबर होगा। पोटेंशियल एट ओ बता सकते हो कितना होगा? बोलो। कितना होगा? इस माइनस और ये प्लस दोनों के आपस में बराबर इंड्यूस हुए होंगे क्योंकि पहले से न्यूट्रल था। यस सर। तो पोटेंशियल एट ओ जो होगा इट इज ओनली ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज होगा, सिंस पॉइंट ओ इज सिमेट्रिक टू इंड्यूस चार्जेस। दिख रहा है, इसके कारण कोई भी निगेटिव चार्ज जितना था कितना भी पॉजिटिव था वो सारे सेम दूरी पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एट ओ जो होगा ये सिंपली के क्यू बाई आर होगा। किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ या ना तो कुछ तो बोलो। यस सर। एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखेंगे तो ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू होगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज होगा, दोनों की वजह से होगा। यस यहाँ पे सर। जो यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज क्या है, यहाँ पे अगर हम इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल की बात करें तो ये जीरो हो जा रहा है क्योंकि सिमेट्रिक था, इस वजह से हम यहाँ ऐसे लिखे। लेकिन पी पे लिखेंगे तो क्यू चार्ज और इंड्यूस चार्ज
क्योंकि पॉइंट P जो है वो सिमेट्रिक पॉइंट नहीं है, यानी कि निगेटिव के कारण जो पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होगा दोनों आपस में कैंसल आउट नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये तो होगा KQ/R। Q के कारण P पे एट P की बात कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों लिखें? क्योंकि पोटेंशियल एट P जो है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल एट O के बराबर है। अब यहाँ पे P पे देखें तो इस स्मॉल q के कारण अगर देखेंगे तो लिख सकते हैं KQ/X प्लस VQ इंड्यूस्ड। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो चार्ज इंड्यूस्ड है उसके कारण अगर पोटेंशियल हमें पता करना है तो इतना आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी दूरी पे अगर इंड्यूस चार्जेस के कारण अगर हमें पोटेंशियल पता करना है तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। क्लियर है? अगर स्फीयर पे पहले से कुछ चार्ज दिया रहता तो क्या होता? बोलो। लेट से कि अगर स्फीयर पे पहले से चार्ज कैपिटल Q दे रखा है तो क्या डिफरेंस आता है इसमें? V नॉट में अगर हम लिखते तो KQ/R एक्स्ट्रा ऐड होता। यस सर। V नॉट में क्या होता है? KQ/R एक्स्ट्रा ऐड होता। यहाँ पे अगर हम देखते तो इस चार्ज के कारण इस पे हम प्लस VQ एक एक्स्ट्रा लिखते तो KQ/R जो कि आपस में कैंसल आउट हो जाता, फिर से आंसर हमें कितना मिलता? इतना ही। मिलता। यस सर। ठीक है, एक किसी भी बेस्ट ट्रिक देते हैं। ऐसा दे रखा है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, चार्ज यहाँ Q पे है X दूरी पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एट C पूछ रहा है। इस सेंटर पे पोटेंशियल एट क्या होगा? बोलो। तो सेंटर पे हाँ, ये जो सेंटर है इस सेंटर पे निकालना है। क्यू ये सेंटर पे कैविटी नहीं। है, Q सेंटर पे नहीं है, सेंटर से X दूरी पे है। यहाँ पे Q चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज आएगा बताओ? एक से -Q, और इस बाहरी सरफेस पे सो +Q। हाँ, KQ/X माइनस KQ/R1 प्लस KQ/R2। यही होगा। सबको क्लियर है? किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, क्या करें हम पहले कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, उसके बाद सबके कारण पोटेंशियल लिख ली। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद कैपेसिटर शुरू करेंगे। ठीक है।
हेलो। कैपेसिटर के बाद क्या पढ़ाइएगा? करंट, उसके बाद? मैग्नेटिज्म, उसके बाद? ईएमआई, उसके बाद एसी, फिर ईएमडब्ल्यू, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे लंबा चैप्टर कौन सा है इसमें? रे ऑप्टिक्स और ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कल खत्म हो जाएगा? हाँ लगभग। कैपेसिटर भी इसी में आ जाता है। अच्छा। कैपेसिटर इसके बाद तो 6 से 7 लेक्चर लगेंगे सारे चैप्टर में। ठीक है, सबसे लंबा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बाद ये होता है। रे ऑप्टिक्स तो तुम तो पढ़ ही लियो। यस सर। ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, सबको एक बार थैंक यू।